हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लासेस फॉर यू। आई एम योर फ्रेंड स्मृति एंड आज हम करने जा रहे हैं 2013 में जो पेपर हुआ था हमारा एचटेट वाला, उसके साइकोलॉजी के पोर्शन को करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एचटेट 2013 में जो पेपर हुआ था जून में, 26 जून को जो पेपर हुआ था वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियो, एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिएगा अगर उनको यूज़फुल हो, ये कहीं पर भी उनको हेल्प कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा साइकोलॉजी का पोर्शन हम यहाँ पे करने वाले हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो एचटेट में पूछा गया है 2013 में, क्रिएटिव थिंकिंग इज़ ऑलवेज, जो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो हमेशा कैसी होती है? डिस्ट्रक्टिव होती है, यानी कि सब कुछ तहस नहस कर देने वाली, ख़राब कर देने वाली होती है। कंस्ट्रक्टिव हो जाती है, यानी कि उसमें कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं हमेशा। थिंकिंग, जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है उसमें हमेशा कुछ आप क्रिएट करोगे। या फिर कन्वर्जेंट होती है, ठीक है, या फिर मोनोटोनियस होती है। देखो, अगर आप किसी चीज़ को क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं, डिस्ट्रक्ट तो नहीं होगा वो बिल्कुल भी, ठीक है। कंस्ट्रक्ट, हाँ, वहाँ से आप कुछ कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल कंप्लीटली आप ये नहीं बोलोगे क्रिएटिव थिंकिंग हमेशा ही कुछ ना कुछ बनाएगी। ज़रूरी थोड़ी है, थिंकिंग है, थिंकिंग की बात हो रही है, तो सोचकर हमेशा कंस्ट्रक्ट किया जाए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और मोनोटोनियस एक ही प्रकार के होते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्रिएटिव थिंकिंग किसी भी तरह से इंसान सोच सकता है। तो ऑप्शन हमारे पास दो हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव कहा जाए या फिर कन्वर्जेंट कहा जाए। देखिए, कन्वर्जेंट वो होता है जब आप किसी एक बिंदु मतलब किसी एक चीज़ के बारे में अलग अलग सोच लेकर आकर सिर्फ एक चीज़ पर केंद्रीकरण कर रहे हो, उसको एक चीज़ पर लगा रहे हो, ठीक है। तो आप कहोगे कि क्रिएटिव थिंकिंग या तो हमारी डाइवर्जेंट होनी चाहिए या फिर कन्वर्जेंट होती है। डाइवर्जेंट तब होगी जब आप अलग अलग दिशाओं में सोचोगे, एक चीज़ के सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग अलग प्रकार से, अनेक प्रकार से सोचोगे, तो वो आपके डाइवर्जेंट है। और कन्वर्जेंट क्या है? जो एक अलग अलग प्रॉब्लम का या फिर किसी कई सारी प्रॉब्लम्स का आप एक सॉल्यूशन निकाल लो। तो क्रिएटिव वही तो होगा, या तो डाइवर्जेंट या फिर कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट ही आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको सीरीज़ में दे रही हूँ, ये साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर से जितने भी हमारे सीटेड या जो भी टेट एग्ज़ाम में उससे पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप सारी वीडियोस को देख सकते हो, जिससे आपका साइकोलॉजी वाला पोर्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अपने फ्रेंड्स से भी रिकमेंड करना, उनको भी ये सेंड करना, ठीक है, उनके साथ भी शेयर करना। तो और ये आपको ना हर एक टैट एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है, जितने भी टैट के एग्ज़ाम्स हैं। जैसे अब ये आने वाला है, रीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसके बाद DSSB की भी वैकेंसीज़ आ रही हैं, KVS भी, NVS की भी आएंगी, तो उनमें ये आपको हेल्पफुल रहेगा। तो देखते रहिए और समझ अपनी बढ़ाते रहिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है, ए मोटिवेटेड चाइल्ड डज नॉट शो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। तो जो एक मोटिवेटेड चाइल्ड होगा तो वो इनमें से कौन सा करेक्टर शो नहीं करेगा, आपको ये बताना है। विलिंगनेस टू लर्न, उसमें विलिंगनेस होगी, बिल्कुल सही बात है। लेवल ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का लेवल। इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग, इन्वॉल्व करेगा खुद को लर्निंग में, ठीक है। आइसोलेटेड फ्रॉम द ग्रुप, ग्रुप में आइसोलेट कर दोगे उसको। ऐसा तो नहीं है कि अगर बच्चे को मोटिवेशन मिल रही है फिर वो उसके बाद आइसोलेट हो रहा है, खुद को अलग कर रहा है ग्रुप में किसी में। तो ये जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर है, क्योंकि वो खुद को आइसोलेटेड नहीं करेगा, ग्रुप में आइसोलेट नहीं करेगा, खुद को बांटेगा नहीं। जो एक मोटिवेटेड चाइल्ड होगा, ठीक है, उसमें सीखने की भी इच्छा होगी, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन भी होगा एक, और इन्वॉल्वमेंट, लर्निंग में इन्वॉल्व भी होगा। लेकिन जो आइसोलेटेड है, यानी कि आइसोलेट कर देगा अपने आप को, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ए टीचर हैज़ टू एनहेंस द रेडीनेस लेवल ऑफ हिज स्टूडेंट। ठीक है, तो एक जो टीचर है, हैज़ टू एनहेंस, उसको बढ़ाना है रेडीनेस लेवल ऑफ हिज स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट का रेडीनेस लेवल बढ़ाना है कि वो चीज़ों को सीखने के लिए रेडी रहे। विच विल बी द बेस्ट वे टू डू सो, ये करने के लिए उसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका होगा वो कौन सा होगा? बाई ऑर्गेनाइजिंग ए क्रिएशनल एक्टिविटी इन क्लासरूम रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक, कि आप क्या करोगे? ऑर्गेनाइज कर दोगे
क्रिएशनल एक्टिविटी को, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर दो क्लासरूम के अंदर, जो कि उस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होगा जो आप उसको करना चाह रहे हो, रेडी करना चाह रहे हो जिस टॉपिक के लिए। सही लग रहा है, ऑप्शन अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाय ऑर्गेनाइजिंग एन इंडोर गेम इन क्लासरूम, कि आप बाहर के जो इंडोर गेम्स हैं वो ऑर्गेनाइज करोगे। बच्चे को सिखाने के लिए आपको रेडी करना है, तो क्या आप इंडोर गेम लेकर आ जाओगे उसको सिखाने के लिए कि चलो बच्चों पहले खेल लो फिर आप सीख लेना? ऐसा भी नहीं है, कुछ स्पेशल ऐसी चीज़ें आएंगी, मौके आएंगे तब आप ये कर सकते हो, जहाँ पर गेम की से रिलेटेड आपको कुछ सिखाना होगा तब ये चल जाएगा, ठीक है। बाय स्टोरी टेलिंग मेथड, स्टोरी टेलिंग से आप उसको इंटरेस्टिंग रेडी करोगे सीखने के लिए, या फिर बाय गिविंग मॉनिटरिंग टू वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, या फिर किसी एक बच्चे को मॉनिटर बना दोगे क्लास में। ऐसा नहीं है, जो ऑप्शन नंबर 1 है ये इसका राइट आंसर रहेगा, कि आप क्रिएशनल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करोगे अलग अलग प्रकार की, जिसमें क्रिएटिविटी हो बच्चों के लिए, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्रिएटिविटी बना पाए या कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, concrete operational stage of Piaget's cognitive development theory is not characterized by the following abilities। तो जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बताई गई है पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है, उसमें बताना है थ्योरी इज़ नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एबिलिटी। तो जो उसकी थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की, उस थ्योरी में कौन सी चीज़ जो है एबिलिटी जो है इसमें से बताई नहीं गई है, ठीक है, नोट कैटेगराइज्ड, ठीक है। तो नहीं, कौन सी नहीं है विशेषताएं बतानी है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, देखो रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आ जाता है उसमें कंक्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कंजर्वेशन या यूज़ ऑफ सीरियल ऑर्डरिंग एंड पार्ट वोल कंसेप्ट, आप उसका यूज़ ऑफ सीरियल ऑर्डरिंग, सीरियल में या फिर ऑर्डर में वो चीज़ों को समझने लग जाता है, कंसेप्ट बना लेता है। तो जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ये इसका ऑप्शन है, ये ही इसका राइट आंसर रहेगा कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना ये ही नहीं है। कंक्रीट ऑपरेशनल, देखो आपसे पूछा गया था, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज ऑफ Piaget's कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज़ नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एबिलिटीज़। तो जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं उसमें, समस्या आ जाती है, मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये जो है ऑप्शन नहीं होगा, ये सेकंड जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5, थ्योरी ऑफ लर्निंग विच ओनली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। वो थ्योरी लर्निंग की जो सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को ही के ऊपर डिपेंड है, आश्रित है, इज़ एसोसिएटेड विद ब्लैंक थ्योरी ऑफ लर्निंग। कौन सी लर्निंग से एसोसिएटेड, किससे जुड़ी हुई है, वो आपके देखो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, तो ये आपके बिहेवियर से, व्यवहार से ही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ए गुड स्कूल अवॉइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। एक जो अच्छा स्कूल होगा वो क्या चीज़ अवॉइड करेगा इसमें से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करेगा, जेंडर इक्वालिटी को, सेंसिटिविटी को, या बायसनेस को। तो बायस को, जेंडर बायस को वो क्या है, इग्नोर करेगा, अवॉइड करेगा, कि वो किसी एक पक्ष की तरफ नहीं झुका रहेगा, हमेशा गर्ल्स की साइड या हमेशा बॉयज़ की साइड नहीं लेगा, दोनों को इक्वली ट्रीट करेगा, ठीक है, कोई भी अच्छा स्कूल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमंग द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है एक पार्ट नहीं हो सकता, कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ CCE। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो सकता है बिल्कुल, असाइनमेंट्स, पेरेंट टीचिंग मीटिंग, देखो यही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा पार्ट नहीं होता, ठीक है, इसमें इनको ये जो है एक मतलब पूरे करिकुलम का हिस्सा तो है लेकिन ये CCE का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये तो आपका इवैल्यूएशन है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनाओगे, असाइनमेंट्स होगे बच्चों को, एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाओगे, लेकिन जो पेरेंट टीचर मीटिंग है ये इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन ए 40-minute क्लासरूम, एक 40 मिनट की क्लासरूम में हाउ विल यू टीच बाय कैटरिंग द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड सोशली स्पेशली स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि 40 मिनट अगर आपको दी जाए क्लासरूम में तो आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे बच्चों को टीच करोगे, कैसे उनको पढ़ाओगे, स्पेशली जो स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं उनको उनको भी साथ में लेकर के कैसे पढ़ाओगे। बाय पेइंग अटेंशन ऑन इंडिविजुअल, कि हर एक पर आप अटेंशन दोगे। बाय मेकिंग होमोजीनियस ग्रुप इन द क्लासरूम, एक ही प्रकार के ग्रुप बना दोगे कि इंटेलिजेंट का अलग बना दिया और थोड़े से
जो पिछड़े बालक हैं बुद्धि से उनका अलग बना दिया, ऐसा नहीं होगा, नहीं करोगे ना आप, होमोजीनियस तो नहीं बनाओगे। बाय अरेंजिंग एन एक्टिविटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स बाय बट पेइंग अटेंशन टू द स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, ये इसका ऑप्शन रहेगा कि आप अरेंज करोगे एक्टिविटी सभी के लिए, लेकिन जो अटेंशन है ना वो स्पेशल अटेंशन जो है आप उन स्पेशल नीड वाले बच्चों को दोगे, जिनको ज़्यादा ज़रूरत होगी उनको ज़्यादा अटेंशन दोगे, ठीक है। एक्टिविटी तो सेम करानी है, लेकिन जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होंगे जिनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है या सीखने में जो प्रॉब्लम आ रही है उनको ज़्यादा टेंशन दोगे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चाइल्ड सोशलाइजेशन डज नॉट रेफर टू, चाइल्ड सोशलाइजेशन का मतलब क्या नहीं होता है इनमें से, मोल्ड बेसिक वैल्यूज़, ए प्रोसेस दैट occur एट वंस, हाईलाइट द फॉर्मल एस्पेक्ट्स, या फिर टेक आइडियल एक्सपेक्टेशन सीरियसली। चाइल्ड सोशलाइजेशन डज नॉट रेफर टू, कि चाइल्ड सोशलाइजेशन जो है इनमें से क्या नहीं है, तो देखो ये जो है ना एकदम से नहीं आती, द ए प्रोसेस दैट occurs एट वंस, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना यही राइट आंसर रहेगा कि जो सोशलाइजेशन है ना ये तो टाइम के साथ साथ आता है, ठीक है। और ये जो है ये प्रोसेस जो है सोशलाइजेशन की, चाइल्ड सोशलाइजेशन डज नॉट रेफर टू, ये एकदम से हो जाए, ये कह रहा है कि बच्चा एकदम से आपका सोशलाइज हो जाएगा, सामाजिकता को जान जाएगा, ऐसा तो नहीं होता, धीरे धीरे ही जानेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्ग्राफिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफ़िकल्टीज इन, जो डिस्ग्राफिया होती है, ग्राफिया से आप याद रख सकते हो, ग्राफिया यानी कि लिखने से रिलेटेड है, तो ये ड्राइंग भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये ड्राइंग भी नहीं है, सिर्फ राइटिंग से रिलेटेड है। तो जिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है वो डिस्ग्राफिया, वो उस प्रॉब्लम का नाम या उस को हम डिफ़िकल्टी को कहेंगे डिस्ग्राफिया है इसको, ठीक है। तो राइटिंग जो बच्चा लिखने में दिक्कत जिसको लिखने में दिक्कत होती है, लिख नहीं पाता अच्छे से, वो डिस्ग्राफिया होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू गोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एंड हिज वेरियस स्टेजेस, तो जो गोलबर्ग ने जो थ्योरी दी है मॉरल डेवलपमेंट की और जो उसकी वेरियस अलग अलग जो स्टेजेस दी हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लेवल प्रपोज बाय हिम, तो इनमें से कौन सा लेवल उन्होंने नहीं दिया ये आपको बताना है। ईगो सेंट्रिक जजमेंट का लेवल नहीं दिया, इन इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन का, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन का, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन, तो आपको बताना है कौन सा इनमें से जो है लेवल उन्होंने नहीं दिया है। तो देखो जो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन है, एक्सचेंज ओरिएंटेशन, ये इसका राइट आंसर रहेगा कि जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये इन्होंने नहीं दिया है, ये कोई स्टेज इन्होंने कोई लेवल इन्होंने नहीं दिया है। इंटरपर्सनल भी दी है ये वाली, ईगोसेंट्रिक वाली भी दी है और सोशल कंस्ट्रक्ट वाले की बात की है, लेकिन इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन ये कोई स्टेज नहीं है, कोई लेवल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, तो 12 में हमसे पूछा गया है मिसेस कुमार्स फर्स्ट चाइल्ड वॉकड एट 10 मंथ, तो मिसेस कुमार हैं कोई, उनका एक जो पहला बच्चा है वो 10 महीने में चलना स्टार्ट कर देता है। हर सेकेंड चाइल्ड इज़ नाउ 12 मंथ, लेकिन उनका जो दूसरा बच्चा है वो 12 महीने का वो हो चुका है। एंड स्टिल नॉट वॉकिंग, और अभी तक चलना स्टार्ट नहीं किया उसने, अभी तक नहीं चलता वो। शी इज़ नॉट अपसेट ऑफ अलार्म्ड बिकॉज, वो क्या है इस चीज़ से अपसेट नहीं है, क्यों नहीं है, क्या रीज़न है कि वो भी अपसेट नहीं है, उसको चिंता नहीं है इस चीज़ की। हर हस्बैंड सेज ही डिड नॉट स्टार्ट वॉकिंग अनटिल ही वॉज 14 मंथ्स ओल्ड, क्योंकि उसके हस्बैंड ने कह दिया है कि वो तब तक नहीं चलेगा जब तक वो 14 महीने का नहीं हो जाता, ऐसा तो कुछ नहीं है, आप एकदम से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते बच्चे की इसको, ठीक है। शी नोज़ दैट द लॉन्गर शी वेट शी द स्ट्रोंगर हीज लेग्स विल बी फॉर वॉकिंग, वो ये जानती है कि जितना ज़्यादा वो वेट करेगी उतने ज़्यादा उसके पैर जो है मजबूत होंगे चलने के लिए। हो सकता है ए नेबर बॉय इज़ 18 मंथ ओल्ड एंड ही इज़ स्टिल नॉट वॉकिंग, एक बच्चा है पड़ोस में वो भी 18 महीने का और वो अभी तक नहीं चल रहा, इसलिए वो निश्चिंत है कि मेरा बच्चा तो अभी 12 महीने का है और वो तो 18 महीने का होगा फिर भी वो नहीं चल रहा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, कंपैरिजन थोड़ी करेंगी वो। तो नेक्स्ट है शी नोज़ दैट ही इज़ विद इन द नॉर्मल टाइम बाउंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वॉकिंग, वो ये जानती है कि वो एकदम नॉर्मल स्टेज पर है चलने के, कि एकदम से 12 महीने का बच्चा जो है चलने नहीं लग जाता,
तो जो और इसका जो राइट आंसर रहेगा ये यही रहेगा फोर्थ वाला, क्योंकि वो ये जानती है कि जो उसका बच्चा है उसके जो चलने वाली जो स्टेज है वो अभी नहीं आई है और नॉर्मल टाइम के अकॉर्डिंग वो चल रहा है। जो 8 महीने का जो 10 महीने का जो बच्चा चलने लग गया था वो टाइम से पहले चलने लग गया। तो नॉर्मल जो है ये इसमें है 10 से 12 महीने। ठीक है, तो अभी वो जानती है कि अभी उसका सही टाइम है, वो चलने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज़ नोन एज एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो इनमें से कौन सी एक ऐसी स्टेज है जिसको आप स्ट्रेस और स्टॉर्म यानी कि तूफान की और स्ट्रेस की अवस्था कहोगे। जहाँ पर ज़्यादा चिंता करता है बच्चा और एकदम से तूफ़ानी वो एज होती है उसकी, तो इन्फेंसी को कहोगे, चाइल्डहुड को, एडोलिसेंस को, या फिर अडल्टहुड को। तो ये जो तो ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका राइट आंसर होगा। एडोलिसेंस जो है ये एज होती है तूफान वाली और स्ट्रेस वाली अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। इनमें से कौन सी चीज़ जो है ऐसा नहीं बताती कि टीचिंग हो रही है अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए टीचिंग हो रही है। इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर समझ को बढ़ाने के लिए टीचिंग नहीं हो रही है। ठीक है, आस्क स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन ए फिनोमिनन और ए कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड, कि बच्चे अपने ही शब्दों में बताएं। तो यहाँ पर किसी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग हो तभी वो अपने शब्दों में उस चीज़ को बता पाएगा, फिनोमिना को या एक्सप्लेन कर पाएगा। टीच स्टूडेंट टू प्रोवाइड एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट हाउ ए लव वर्क्स। बच्चों को ये समझाना, ये बताना, ये सिखाना कि कैसे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो किसी भी लॉ को बताने के लिए, उसकी कि कोई लॉ कैसे काम कर रहा है। तो अभी अंडरस्टैंडिंग बेस है, बच्चे को अगर लॉ पता होगा, ठीक है, एग्जाम्पल्स पता होंगे तो वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। हेल्प स्टूडेंट्स टू सी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस एंड जनरेट एनालिसिस। ठीक है, तो एनालिसिस जनरेट करने के लिए यानी कि सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को वो क्या कर पाए, समझा पाएँ, समझ पाएँ, देख पाएँ। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी वो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को जान पाएगा और एनालॉजीज को क्या है जनरेट कर पाएगा। लेकिन जो मेमोराइज जो नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, एनेबल स्टूडेंट्स टू मेमोराइज आइसोलेटेड फैक्ट्स एंड प्रोसीजर्स, कि बच्चों को आप मेमोराइज करने को कहोगे, क्या करने, क्रैम करने के लिए बात हो रही है, तो क्रैम करने के लिए कहोगे तो वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बनेगी, वो तो क्रैम हो जाएगा फिर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द अफेक्ट ऑफ रिलेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन द इंडिविजुअल्स ग्रोथ ओक्यूर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे। जो अफेक्ट है रिलेशन, जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में जो एक रिलेशन है उसका जो अफेक्ट होगा, उसका जो प्रभाव होगा ऑन द इंडिविजुअल्स ग्रोथ, कि किसी की भी ग्रोथ पर जो उसका प्रभाव होगा वो ओक्यूर इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे, किस तरीके से आपको दिखाई देता है। हेरिडिटी अफेक्ट द इंडिविजुअल, कि हेरिडिटी अफेक्ट करती है इंडिविजुअल को, एनवायरनमेंट अफेक्ट द इंडिविजुअल, या हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट अफेक्ट द इंडिविजुअल। देखो दोनों ही चीज़ जो है ना इंडिविजुअल को अफेक्ट करती हैं, हेरिडिटी भी और उसका एनवायरनमेंट भी। अब जैसे हमें अपने हेरिडिटी से हमारे माता पिता के जो है वो गुण मिले हैं। ऐसा नहीं है कि आप गुणों को सिर्फ ये कहोगे कि भाई अगर पेरेंट क्रिएटिव है तो ही हम क्रिएटिव, ऐसा नहीं है। अब देखो जैसे हमारे पेरेंट्स हमसे हम हुए हैं, ठीक है, वहाँ से हमारे, तो हम भी तो इंसान ही बने ना, कोई मक्खी मच्छर या कोई जानवर तो नहीं बने। तो ये हेरिडिटी है, ऐसा नहीं है कि कोई क्वालिटी को ही आप यहाँ पर ले सकते हो एग्जाम्पल कि ये हेरिडिटी है, या हमारी आंखों का रंग ऐसा है, भूरा है, काला है, नीला है, तो ये हेरिडिटी नहीं। हेरिडिटी ये भी तो है कि हम जो है जैसे ह्यूमन बींग है, ठीक है, तो हेरिडिटी की वजह से ही है, और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसी से हम प्रभावित होते हैं। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ही ये है। देखो यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि हम किसके क्या है, हम टोटल तो हम क्या है, गुणनफल है हम हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 16 है जो वो हमसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी का इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ क्रिएटिविटी को नहीं दर्शाती। फ्लैक्सिबिलिटी, ठीक है, कि अलग अलग तरीके से सोच पाए चीज़ों को। ओरिजिनलिटी, की ओरिजिनलिटी हो उसमें, ओरिजिनल उसका सॉल्यूशन निकाल पाए किसी चीज़ का। एलाबोरेट कर पाए किसी चीज़ को, एक चीज़ के कई सारे आंसर वगैरह बना पाए, एलाबोरेट कर पाए, फैला पाए। कंसिस्टेंसी जो है ना ये इसका क्रिएटिविटी का, क्योंकि ज़रूरी नहीं है बच्चा लगातार ही क्रिएटिव रहे, क्रिएटिविटी करता रहे, कुछ कुछ जनरेट करता रहे, क्रिएट करता रहे। तो जो कंसिस्टेंसी है ये इसका राइट आंसर है, ये नहीं होता, हर क्रिएटिविटी में कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट द इंडिविजुअल रिगार्ड्स राइट और रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ complying with the hopes and wishes of other people in the following stages। तो ये जो है ना स्टेज हमारी फोर्थ रहती है, जिसमें क्या होता है, moral development the individual regards right and wrong in terms of complying with the hopes and wishes of other people। दूसरों के बारे में वहाँ पर सोचने लग जाता है इन द फॉलोइंग स्टेज। तो फोर्थ स्टेज ऐसी आती है जो हमारी सबसे लास्ट की जो स्टेज होती है इंसान की, वो इस स्टेज में दूसरों के बारे में अब से खुद से ज़्यादा सोचने से स्टार्ट कर देता है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। और वो राइट और रॉन्ग को भी एक साइड रख के दूसरों का भला सोचने लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 18। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। तो जिस चीज़ में हम राइट और रॉन्ग के बीच में क्या करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, तो ये थिंकिंग जो प्रोसेस होती है हमारी, ये क्या कही जाती है, मोरल रियलिज्म कही जाएगी, मोरल डिलेमा कहा जाएगा, मोरालिटी कोऑपरेशन कहा जाएगा, या फिर मोरल एक्शन कहा जाएगा। देखो जहाँ पर द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट, जहाँ पर जजमेंट आ जाए ना कि चीज़ें जज की जा रही हैं, वहाँ पर डिलेमा आ जाता है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो यही इसका राइट आंसर रहेगा, मोरल डिलेमा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हेरिडिटी इज़ कंसिडर्ड एज ए सोशल स्ट्रक्चर। तो हेरिडिटी को आप किस तरह का सोशल स्ट्रक्चर मानते हो? तो हेरिडिटी जो हमारा ये है स्टैटिक। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका राइट आंसर रहेगा। हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी इज़ कंसिडर्ड एज ए स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि स्टैटिक रहता है ये बदलता नहीं है, हमेशा होता है हेरिडिटी हमारा, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर में बिल्कुल नींव है ये हमारी हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर 20 है द स्पीड ऑफ टीचर स्पीच मे इंटरफियर विद स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द टास्क इफ़ इट इज़ टू फास्ट और टू स्लो। कि अगर एक जो टीचर है उसकी जो स्पीच है या फिर उसके बोलने का जो तरीका, उसकी जो स्पीड है, वो इंटरफेयर कर सकती है बच्चे की कॉम्प्रीहेंशन को, यानी कि उसकी समझ को बीच में रोक टोक सकती है, ठीक है, उसको इंटरफेयर कर सकती है, रुकावट बन सकती है। कंप्रीहेंशन ऑफ द टास्क, किसी टास्क को समझने में उसको दिक्कत दे सकती है। इफ़ इट इज़ टू फास्ट और टू स्लो, अगर ये क्या है, ज़्यादा तेज होगी या ज़्यादा स्लो होगी अगर टीचर की स्पीच, ठीक है। बट ए टीचर शुड नॉट डू टू अवॉइड दिस। तो इसको अवॉइड करने के लिए टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रॉब्लम की, वो प्रॉब्लम आ रही है उसको अवॉइड करने के लिए, बट ए टीचर शुड नॉट डू टू अवॉइड दिस, कि इसको अवॉइड करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। टू मेंटेन स्टूडेंट्स अटेंशन बाय वेरिएशन ऑफ स्पीड, कि मेंटेन रखे बच्चे की अटेंशन को वेरिएशन के साथ, स्पीड में वेरिएशन रखे, कभी ज़्यादा तेज बोले कभी कम तेज बोले। टू प्रेजेंट ए न्यू इन्फॉर्मेशन यूज़ ए फास्टर स्पीड ऑफ स्पीच, कि फास्टर स्पीड को यूज़ करेगा, तेज़ी से बोलेगा और एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा जो उसने कभी सुनी ना हो, देखी ना हो, जानी ना हो। तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है टू रिफ्रेज ऑफन व्हेन ए टीचर स्पीड इज़ फास्ट। रिफ्रेज करेगा ऑफन, ठीक है, जब वो बच्चे की जो है टीचर की जो स्पीड है वो फास्ट होगी। हैव पोजेज बिटवीन मेजर सेगमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, की जो ज़्यादा बड़ी बड़ी जो चीज़ें होंगी उनमें क्या है पोज लेने लग जाएगा, रुकने लग जाएगा। तो क्या ये आंसर होगा? तो जो ऑप्शन नंबर 4 है, देखो अब ऑप्शन नंबर हमारे पास 2 हैं, फर्स्ट और फोर्थ। सेकंड जो है ये भी हट जाएगा कि न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई, एकदम से नहीं आ गई। और यहाँ पर भी रिफ्रेज कर रहा है ऑफन, कभी कभी, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। टीचर की स्पीड जो यहाँ पर फास्ट बता दी, तो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं, या तो वो मेंटेन करेगा स्टूडेंट के टेंशन को बाय वेरिएशन ऑफ स्पीड में, ठीक है, या फिर हैव पोज बिटवीन। तो इनमें से सबसे बेस्ट जो होगा ना वो पोजेज वाला होगा, कि वो बीच बीच में रुकेगा, पोजेस लेगा बिटवीन मेजर सेगमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जब वो कोई बड़ी नॉलेज या कोई सेगमेंट, कोई बड़ी आकृति वो उसको बता रहा है नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की, तो वो बीच में क्या है ब्रेक लगाएगा, ठीक है, रेस्ट लेगा थोड़ी देर, पोजेस बनाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 21 है फ्लूइड इंटेलिजेंस ऑफ आरबी कैटल इज इक्विवेलेंट टू। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस है जो आरबी कैटल की, वो किसके बराबर है? जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर, या फिर इंटेलेक्चुअल फैक्टर। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है।
तो ये इसकी इक्विवेलेंट होती है। जो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है, ये हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेज इज कंसिडर्ड एज एलिमेंट्री स्टेज स्कूल एज अकॉर्डिंग टू फ्रॉइडियन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फ्रॉइडियन जो इसकी जो स्टेज थी डेवलपमेंट की, इनके अकॉर्डिंग एलिमेंट्री स्कूल एज किसको कहा जाता है, ठीक है, ऑरल स्टेज को, एनाल स्टेज को, फैलिक स्टेज को, या फिर लेटेंसी स्टेज को। तो जो ये है हमारी, ये हमारी कही जाती है फैलिक स्टेज। जो हमारी फैलिक स्टेज होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज। एलिमेंट्री स्कूल एज कहा जाता है बच्चे की जो है शुरुआती दिनों की जो स्कूल एज है वो फैलिक स्टेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मॉनिटर द फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ सेल्फ इज रेफर टू। जो खुद के ही इमोशंस को फीलिंग से फीलिंग को जान पाए वो इंटेलिजेंस क्या है, क्या कही जाती है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की लैंग्वेज को पहचान रहा है, लैंग्वेज की इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, स्पेशल इंटेलिजेंस है, पर्सनल इंटेलिजेंस है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो इंट्रापर्सनल रहेगा, ठीक है, इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल होता है इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मॉनिटर द फीलिंग ऑफ, देखो इंटरपर्सनल एक होता है इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या है, दो वो और इंसानों की भी फीलिंग को जान पाएगा, उनके इमोशंस को जान पाएगा, अपने जैसे और लोगों के इमोशंस और फीलिंग को जान पाएगा। लेकिन जो इंट्रापर्सनल होता है वो खुद के ही फीलिंग को, जैसे पोएट होते हैं, ये क्या है, खुद की फीलिंग को जान पाते हैं और फिर पोएम्स वगैरह बना पाते हैं, अपनी फीलिंग को उन वर्ड्स में क्या कर पाते, कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये जो है इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस होती है, जो कि खुद की फीलिंग और खुद के इमोशन को जान पाए। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, एवरी लर्नर इज़ यूनिक मीन्स दैट, कि हर कोई क्या है, यूनिक है खुद में। इसका क्या मतलब है, नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज़ इंटरेस्ट एंड टैलेंट। बिल्कुल ठीक बात है कि कोई दो है ना बिल्कुल भी कभी भी अपनी एबिलिटी में, इंटरेस्ट में और टैलेंट में सेम नहीं होते। लर्नर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटीज़, की लर्नर्स में, सीखने वालों में कोई भी कॉमन क्वालिटी नहीं होती, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। कोई ना कोई तो कॉमन क्वालिटी मिल जाती है। जैसे दो बच्चों में ड्राइंग का शौक हो, सिंगिंग का शौक हो, डांसिंग का शौक हो, तो कॉमन क्वालिटीज़ हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही रॉन्ग हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। ए कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर इज़ नॉट पॉसिबल। देखो स्कूल में क्या है, एक ही प्रकार का करिकुलम दिया जाता है, एक ही तरह की एक्टिविटी दी जाती है, एक ही तरह की टेक्स्ट बुक्स कराई जाती हैं, एक ही तरह से टीच कराया जाता है, एक ही टीचर पढ़ाता है। तो ये भी ऑप्शन जिसका नहीं रहेगा कि इनको अलग अलग करिकुलम दिया जाए। हर एक बच्चे को करिकुलम अलग अलग नहीं दिया जा सकता और नहीं देना चाहिए भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर इन ए हिट्रोजीनियस क्लास, कि एक हिट्रोजीनियस क्लास जिसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं उसमें इम्पॉसिबल हो जाता है, असंभव हो जाता है कि उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है, हिट्रोजीनियस क्लास में ही जो है उसका पोटेंशियल जो है डेवलप हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है एक ही बच गया हमारे पास, कि फर्स्ट जो है ये है, नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज़ इंटरेस्ट एंड टैलेंट, की कोई भी दो ना अपनी ना तो एबिलिटी में सेम होते, ना ही उनके इंटरेस्ट एक जैसे होते और ना ही उनके टैलेंट एक जैसे होते। तो यही है, यही चीज़ जो है किसी भी लर्नर को यूनिक बनाती है, खुद में यूनिक होता है हर कोई, कि वो किसी और जैसा नहीं हो सकता, ना ही कोई उसके जैसा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, वो हमसे पूछ रहा है कि एन एजुकेशन इज़ रेफर्ड एज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वैन, कि कोई भी एजुकेशन क्या है, एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कब कही जाएगी, जब क्या होगा, टोटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी ओक्यूर की को टोटल डेवलपमेंट जो है उसके चाइल्ड पर्सनैलिटी की दिखाई देगी, या पर प्रेफरेंस ऑफ चाइल्ड्स नीड इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड आर गिवन, प्रेफरेंस दी जाए बच्चे की नीड को, इंटरेस्ट को एंड एप्टीट्यूड को। तो यही ऑप्शन जिसका राइट आंसर रहेगा कि आपको प्रेफरेंस देनी है बच्चे की उससे। और देख लेते हैं, कीपिंग इन व्यू ऑफ टीचर्स ऑन प्रेफरेंस, तो टीचर के प्रेफरेंस की बात हो रही है, तो चाइल्ड सेंटर्ड की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा इसका, क्योंकि ये तो टीचर के ऑन प्रेफरेंस की तो ना टीचर सेंटर्ड में बात की जाती है। प्रेफरेंस इज़ गिवन टू द करिकुलम, प्रेफरेंस जो है करिकुलम को दी जाती है नहीं। तो चाइल्ड सेंटर्ड जो होता है उसमें क्या है, जो प्रेफरेंस दी जाती है वो बच्चे की नीड को, इंटरेस्ट को एंड एप्टीट्यूड को दी जाती है।
प्रेफरेंस टू चाइल्ड नीड्स इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड आर गिवन। ठीक है, तो बच्चे को ही केंद्र मान लिया जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड, कि बच्चे के लिए ही एजुकेशन है, कि एजुकेशन के लिए बच्चा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड, कि एक पर्टिकुलर पीरियड दिया गया है, उसमें डेवलपमेंट इज एडवांस्ड बट टेक्स रेस्ट इन द फॉलोइंग पीरियड टू कंसोलिडेट हिज डेवलपमेंट। इट फॉलोज द फॉलोइंग लॉ ऑफ डेवलपमेंट, कि ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड डेवलपमेंट इज एडवांस्ड, डेवलपमेंट जो एडवांस हो जाता है, बट टेक्स रेस्ट इन द फॉलोइंग पीरियड टू कंसोलिडेट हिज डेवलपमेंट। लेकिन क्या करता है, कभी कभी मतलब रुक जाता है, रेस्ट करता है बीच में उसके डेवलपमेंट में, उसको फॉलोइंग पीरियड टू कंसोलिडेट करने के लिए। इट फॉलोज द फॉलोइंग लॉ ऑफ डेवलपमेंट, तो ये किस तरह का डेवलपमेंट के कौन से लॉ को फॉलो करता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, कंटिन्यूटी है, स्पाइरल एडवांसमेंट है, या यूनिफॉर्म पैटर्न है? तो ये क्या होगा हमारा, ये है हमारा स्पाइरल एनवायरमेंट एडवांसमेंट। ठीक है, तो जो स्पाइरल जो हमारी डेवलपमेंट है एकदम से इस तरह से स्पाइरल एडवांसमेंट होती है। ठीक है, कभी भी एक जैसा नहीं चलता, स्पाइरल होता है, उतार चढ़ाव ऐसे आते रहते हैं कि कभी कोई चीज़ जो है डेवलपमेंट जो है एडवांस हो जाती है और कभी रेस्ट पर चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है यही इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। कंटिन्यूटी है, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि कभी एडवांस हो जाता है कभी रेस्ट पर चले जाता है, तो ये नहीं होगा। इंटीग्रेशन की बात हो रही है कि सारे डेवलपमेंट साथ साथ हो रहे हैं, मेंटल भी, सोशल भी, इमोशनल भी, तो यहाँ पर इसकी कोई बात नहीं की गई है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न की एक तरह का पैटर्न हो, ऐसा भी नहीं, क्योंकि कभी एडवांस हो रहा है कभी रेस्ट हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्म भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके पीछे लॉजिक भी है कि स्पाइरल एडवांसमेंट होती है, कभी चीज़ क्या है एडवांस होती है, कभी क्या है रेस्ट पर चली जाती हैं, तो ये ऑप्शन है इसका जो ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ ए लर्नर फेल्स टू अचीव द सर्टेन गोल इन क्लासरूम दैन इट शोज़, कि अगर बच्चा क्या है फेल हो जाता है किसी सर्टेन गोल को अचीव करने में, पाने में, तो क्लासरूम में, दैन इट शोज़, तो ये चीज़ किस चीज़ को दिखा रही है? फेलियर ऑफ लर्नर दिखा रही है, फेलियर ऑफ क्लास, फेलियर ऑफ स्कूल, या फिर फेलियर ऑफ पेरेंट्स। कि अगर कोई बच्चा जो है फेल हो जाता है किसी भी क्लासरूम के गोल को अचीव करने में या फिर पढ़ाई में, ठीक है, तो ये क्या होगा, लर्नर फेल हो रहा है, आप ये कहोगे कि बच्चा फेल हो गया, या ये कहोगे कि उसकी जो है क्लास जो है वो फेल हो गई है, या कहोगे कि पेरेंट फेल हो गया है, या फिर आप कहोगे कि स्कूल ही फेल हो गया है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा जो है, अगर टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा जो है सीख नहीं पा रहा है या वो फेल हो जा रहा है, ठीक है, वो चीज़ें बार बार सिखाने पर भी नहीं सीख पा रहा, तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम में ही खराबी है, स्कूल फेल हो रहा है वो। ऑप्शन में थर्ड जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्डनेस की बात हो रही है कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, या तो उसके लेवल का वो आप करिकुलम नहीं दे रहे हो उसको, ठीक है, या फिर समझाने में दिक्कत है, तो वो क्या है, स्कूल में ही या उसके सिस्टम में ही कमी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्टूडेंट लर्न्स टू सोल्व द सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, लर्न्स टू सोल्व द सम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसने मल्टीप्लिकेशन के जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व करना सीख लिया। ही यूजेज हिज प्रीवियस नॉलेज ऑफ एडिशन, ठीक है, वो एडिशन को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज नोन है, सो इस तरह की जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो क्या कही जाएगी, पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र हो रहा है, वर्टिकल ट्रांसफ़र हो रहा है, या बायलैटरल ट्रांसफ़र हो रहा है? तो देखो ये ना वर्टिकल ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर जो है एक जो नॉलेज है दूसरी नॉलेज के बाद आ रही है, तो ये हमारा वर्टिकल ट्रांसफ़र है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे कहा जाए कि एक चीज़ को मतलब दूसरी चीज़ को सीखने में यूज़ कर रहा है, यहाँ पर क्या है, अगर यूज़ करने की बात हो जाए, ही यूजेस हिज प्रीवियस नॉलेज, देखो वो नॉलेज को यूज़ कर रहा है लेकिन उसके तरीके को यूज़ नहीं कर रहा। अगर तरीके को यूज़ कर रहा होता तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो जाता, लेकिन सिर्फ नॉलेज को यूज़ कर रहा है वहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड ये इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, ऑल दोज एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय टीचर्स एंड by their students in assessing themselves, which provide information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in which they are engaged, refers to।
तो ये किस तरह की कही जाएगी आपको? अचीवमेंट टेस्ट होगा, असेसमेंट होगा, एग्जामिनेशन होगा या फिर लर्निंग होगा? तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा असेसमेंट रहेगा, क्योंकि देखो एक बार आप रीड करो, ऑल दोज एक्टिविटीज़ की वो सारी एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय टीचर, जो कि टीचर के द्वारा कराई जा रही हैं, एंड बाय देयर स्टूडेंट इन असेसिंग दैमसेल्फ, की जिससे वो खुद को असेस कर पाए, टीचर भी और स्टूडेंट भी, विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू बी यूज एज फीडबैक, जिसको एक फीडबैक की तरह क्या है यूज़ कर रहे हैं, कि उनसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उन्होंने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, इस तरह से बच्चे को भी और उसके टीचर को भी। टू मॉडिफाई द टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़, ताकि जिससे क्या है वो मॉडिफाई कर पाएँ अपने टीचिंग की और लर्निंग एक्टिविटीज़ को, ठीक है, इन विच दे आर अंगेज रेफर टू। तो इस तरह से क्या होगा, जो असेसमेंट होगा उसके थ्रू ही ऐसा होगा, एग्जामिनेशन के थ्रू भी नहीं होगा, अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू भी नहीं, और लर्निंग तो होगी लेकिन उसको क्या है यहाँ पर मेज़र किया जा रहा है, तो ये क्या है, असेसमेंट है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका राइट आंसर रहेगा, जिससे क्या उनको फीडबैक भी मिलती है, वो अच्छा कर पाते हैं, अपने सुधार कर पाते हैं अपनी चीज़ों में, अपनी लर्निंग में। क्वेश्चन नंबर 30 है जो हमारा, इंक्लूजन इन एजुकेशन रेफर्स, कि जो इंक्लूज़न है एजुकेशन में उसका क्या मतलब है? टू प्रोवाइड एजुकेशन टू फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये सिर्फ आप फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों को एजुकेशन दोगे ये है नहीं, इंक्लूज़न की बात हो रही है। टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को आप एजुकेशन दोगे, नॉर्मल को नहीं दोगे तो ये भी नहीं होगा। टू प्रोवाइड एजुकेशन टू बॉयज़ गर्ल्स एंड एडल्ट्स, कि बॉयज़ को, गर्ल्स को, एडल्ट सबको क्या है, तीनों को ही आप एजुकेशन दोगे। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल पीपल विद इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर रहेगा, कि आप सभी को क्या है, सभी पीपल्स को, चाहे वो कोई भी हो, उनको आप मेन स्ट्रीम में क्या है एक ही प्रकार से पढ़ाओगे, एक ही छत के नीचे, एक ही क्लासरूम में, एक ही तरह की टीचिंग मेथड से। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसमें वेरिएबिलिटी हो सकती है, ठीक है, आप अलग अलग जो है उनको यूज़ कर सकते हो, इक्विपमेंट वगैरह को यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो ऑप्शन है जी यहाँ पर जो सूटेबल है इंक्लूजन की जहाँ पर बात हो रही है, तो मेन स्ट्रीम में आप क्या है सभी को, ऑल पीपल्स को आप एजुकेशन दोगे, एक्सेप्ट करोगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे 30 क्वेश्चन थे साइकोलॉजी के, और आने वाली 10 से 15 दिनों में मैं जो साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें हम जितने भी टैट के प्रीवियस ईयर MCQs हैं वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरा जो मटेरियल है यहाँ पर जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर ये आपको पसंद आता है, आपको हेल्प करता है किसी भी टैट को क्लियर करने में, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो कि किसी भी टैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो CTET हो, HTET हो, उनका स्टेट का टैट हो, रीट का टैट हो, या फिर दिल्ली के जो आपके सेंट्रल के जो टैट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स, उनमें भी आपको हेल्प करने वाला है। तो इसी के साथ चलो जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।